ऐसा क्यों है हम उस राजा की रिस्पेक्ट करते जो एक्चुअली इस थ्रोन को हार चुका है और उसके लिए कुछ भी फील नहीं करते जो कि एक्चुअली इस पर बैठा हुआ है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे आया जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, क्योंकि हमें बचपन से बताया गया है कि पावर जो है हम ले सकते, तब लॉजिकली हम जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है उसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और हमारी हिस्ट्री बहुत अलग कहानी बताती है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले कि राजा कैसे बनते, बल्कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी इनविजिबल फोर्स है जो एक राजा को राजा बनाती है, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है, "A king who must say, Any man who must say, I am the king, is no true king." क्योंकि अक्सर हम खुद से ये सवाल पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। लेकिन ये एक सवाल के अंदर सवाल है, और इसका रियल सवाल ये है कि ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि लोग मुझे वर्दी समझे मुझे फॉलो करने के लिए। और आई बिलीव कि बाहुबली इसमें मास्टर क्लास है ये सब पावर डायनेमिक्स अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन फिर भी हम हारे हुए राज्य की रिस्पेक्ट ही क्यों कर रहे हैं? तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन एक्चुअली में लोगों को पावर कैसे असाइन करता है। तो 1959 में दो रिसर्चर ने इसके बारे में रिसर्च की। मैं आपको इसे एक स्टोरी से बताता हूँ। तो सोचो, अगर मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूँ, आपको ऐसे सोचने की भी जरूरत नहीं है, और मैं एक बड़े क्रिएटर से मिलता हूँ, तब उनकी बताई गई सारी टिप्स और ट्रिक को मैं बड़े गौर से सुनता हूँ, और इसे ही हम एक्सपर्ट पावर कहते हैं। जहाँ मैं ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि उनके पास कोई तो नॉलेज है जो मेरे पास नहीं है, और फिर वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने एक कंपनी खोली है जहाँ वो बॉस के पोजीशन पर है, और यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट शिफ्ट होती है उनकी एक्सपर्ट पावर से उनकी लेजिटिमेट पावर पर, जहाँ मैं ये जेन्युइनली बिलीव करता हूँ कि वो बॉस की पोजीशन डिजर्व भी करते। और फिर कॉन्वर्सेशन थोड़ी पर्सनल हो जाती है, और वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की, और मैं खुद को उस जर्नी में देख पाता हूँ, और इसी को ही हम रेफरेंट पावर कहते हैं। जहाँ मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा उनको फॉलो करने के लिए, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनमें कुछ तो दिख रहा है। और फिर मैं अपने खराब माइक क्वालिटी के बारे में जोक करता हूँ, और वो कहते हैं कि उनके पास भी एक माइक है जो वो फिलहाल यूज नहीं कर रहे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं वो माइक यूज कर सकता हूँ। और यहाँ पर इसे ही हम रिवॉर्ड पावर कहते हैं, जहाँ उनके पास कुछ तो है जिसकी मैं वैल्यू करता हूँ और वो मुझे दे भी रहे हैं। और पावर्स की भी डार्क साइड होती है। सपोज आगे जाके हम किसी बात पर डिसएग्री करते और वो अपना इन्फ्लुएंस यूज कर मुझे यूट्यूब से ब्लैक लिस्ट कर देते, तब वो ये पावर यूज कर रहे हैं, कोर्सिव पावर, जहाँ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं ना क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करते, बल्कि वो सिर्फ वो वाला पेन अवॉइड करना चाहते। और इसीलिए हम बाहुबली की रिस्पेक्ट बड़ी स्टार्टिंग से करते, क्योंकि हम उसकी रिस्पेक्ट उसकी पोजीशन की वजह से नहीं करते, बल्कि उसके कैरेक्टर की वजह से करते। और हमारे ये इंस्टिंक्ट इस सीन में बड़ा क्लियर हो जाता है, जो वो अपने दिए गए वादे को पूरा करता है, अपना राजा का स्टेटस गिव अप कर, जो कि सबको एक डिक मूव लगता है। और हमें और महेशमती के प्रजा को वो ये प्रूव कर देता है कि उसके वैल्यूज बिकाऊ नहीं है। तो अगर आप लॉजिकली देखो तो भल्लाल देव किंग होना चाहिए था, क्योंकि रूल्स के अनुसार उसने ही कालकेय को मारा था। लेकिन फिर भी शिवगामी देवी बाहुबली को चूज करती है। यह एक पर्टिकुलर रीजन होता है, क्योंकि उसके एक्सपर्ट पावर्स मिक्स्ड विथ उसके एम्पैथी, जहाँ भल्लाल देव रॉस्ट्रेन पर ज्यादा रिलाई करता था, वहाँ बाहुबली अपने इमोशनल इंटेलिजेंस और वो जेन्युइनली लोगों को बचाने की सोच रहा था। इसलिए शिवगामी देवी ने उसे चूज किया। शिवगामी देवी ने उसे चूज किया उसके स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस के लिए, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस हमेशा फिजिकल पावर से स्ट्रांग होती है। और फर्दर हम ये आगे देखते हैं कि जब कुंतल राज्य पर अटैक होता है, बाहुबली सेम करता है।
अपने स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस से वो लोकल्स की हेल्प और उस ग्राउंड की हेल्प से सबको हरा देता है। लेकिन ट्रेजिक पार्ट ये है कि बाहुबली एक नेचुरल लीडर था, लेकिन माहिष्मती को कोई सॉफ्ट लीडर नहीं चाहिए था। उनको एक ऐसा लीडर चाहिए था जो खौफ मेंटेन कर पाए और लोगों को डरा कर रखे। और जब वो बाहुबली को राजमहल से निकाल देते, तब वो बाहर जाकर क्या करता है, वो लोगों के रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। अगर ये जीवित रहा तो जहां भी रहेगा महाराज बन के रहेगा। क्योंकि बाहुबली रेयरली कोर्सिव पावर यूज करता है और इसीलिए लोग उससे डरते नहीं है, बल्कि उसे प्यार करते। और हमने हिस्ट्री में देखा है कि जब भी माहिष्मती में लीडर या तो सॉफ्ट हो जाता है या फिर वीक हो जाता है, तब उसकी पोजीशन लेने के लिए कुछ और लोग आ जाते हैं। लेकिन शिवगामी देवी वाज देयर, शी सेव्ड द डे। ये षड्यंत्र नहीं मार्तंड, राजतंत्र है। तो इस स्टोरी में शिवगामी की एंट्री एज अ अल्टीमेट जस्टिस होती है। जब वो बाहुबली को गोद लेती है, तब वो हमसे रेफरेंट और रिवॉर्ड पावर लेती है और हम उसके साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत ही इंस्टेंटली बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हमारा ये बॉन्ड वीक होने लगता है। डिस्पाइट हर विजडम, वो भल्ला के ट्रैप में फंस जाती है। उसे लगता है कि बाहुबली बाइकों का बैल बन चुका है और आगे जाकर प्रजा के साथ वो सिविल वॉर कर सकता है। और इस मोमेंट पर वो अपने एंगर को उसको मैनिपुलेट करने देती है और इन द नेम ऑफ राजधर्म वो उसे मारने के ऑर्डर्स दे देती है, विच मेक्स हर वेरी ट्रेजिक लीडर। क्योंकि फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव उसने जो भी किया वो करेक्ट था। तो जैसे बाहुबली का वर्ल्ड व्यू उसकी माँ शिवगामी के अराउंड रिवॉल्व करता था, वैसे ही भल्लाल देव का पर्सपेक्टिव उसके पापा के अराउंड रिवॉल्व करता था। तो जैसे उसको पापा को कभी किंग बनने की पोजीशन नहीं मिली, तब वो उसे बताने लगे कि पावर ही सब कुछ है, अगर तुम्हें लीड करना है तो तुम्हें सबको डोमिनेट करना होगा। और इसीलिए उसके लिए राजा का टाइटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक प्राइज बन जाता है। और इंटरेस्टिंगली बाहुबली कभी राजा बनने के लिए मरा नहीं जा रहा था और ये किंग बनने की डेस्पिरेशन आगे जाके मैडनेस में कन्वर्ट हो जाती है। जब बाहुबली को राज्य से निकलने के बाद भी लोग उनकी प्रॉब्लम लेकर उसी के पास जाते और ये इनसिक्योरिटी उसे बाहुबली को मारने पर मजबूर कर देती। तो देखो, भल्लाल देव के पास लेजिटिमेट पावर थी क्योंकि वो खुद एक किंग था और उसके पास टैक्टिकल इंटेलिजेंस भी थी, तो उसके पास एक्सपर्ट पावर भी थी, तो वो बहुत इजीली बाहुबली बन सकता था। लेकिन जैसे हमने डिस्कस किया, उसका वर्ल्ड व्यू उसके फादर के अराउंड रिवॉल्व करता था, इसीलिए उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि लोगों को जीतना ही क्यों है। उसे ये सब एक टाइम वेस्ट लगता था और उसे सिंपली ये लगा कि अगर हम कोर्सिव पावर यूज करें और इन्हें दबाए तो ये बड़ी सिंपल मेथड है उन्हें रूल करने के लिए। और इसीलिए वो देवसेना को बंदी बनाए रखता है, क्योंकि एज ए एग्जाम्पल कि अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे तो आपका भी हाल देवसेना की तरह हो सकता है। लेकिन इन द एंड उसके पास इतनी बड़ी आर्मी थी, वो फाइनली राजा भी बन चुका था, लेकिन उस किंगडम में वो सबसे लोनली इंसान था, क्योंकि वो उसकी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी बाहुबली की मेमोरी कभी उनके माइंड से डिलीट ही नहीं कर पाया। तो देवसेना इस सीन पर डिफाइन होती है जहाँ वो अपना मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि उसे ये बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा फील होता है जहाँ उसे किसी की कलेक्शन बनकर नहीं रहना। और ये कलेक्शन वाला पार्ट उसे बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल लगता है खुद के लिए, और इसीलिए वो बहुत ही घमंड से उसको रिजेक्ट कर देती है। और उसकी हम रिस्पेक्ट करते इसी बाउंड्रीज के कारण। वो थ्रू आउट मूवी बड़ी कंसिस्टेंट रहती है और उसकी बाउंड्रीज करप्ट नहीं होती, जैसे इन द एंड ऑफ द मूवी शिवगामी की हो जाती है। कटप्पा विल बी द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग कैरेक्टर इन दिस मूवी, क्योंकि वो ऑनरेबल तो है लेकिन वो सराउंडेड है डिसऑनर्ड लोगों से, और यहाँ पर ही उसकी लेजिटिमेट पावर उसके अगेंस्ट काम करती है, क्योंकि उसकी पूरी आइडेंटिटी है कि उसे राजगद्दी की जो भी बात बताई गई है उसे फॉलो करना है।
चाहे उसकी विल हो या ना हो, क्योंकि इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि वो बाहुबली की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब शिवगामी देवी बाहुबली को मारने के ऑर्डर्स देती है उसके बिलव्ड सन को, तब कटप्पा विदाउट अ सेकेंड थॉट उसे मार देता है। और कटप्पा समवॉट हमें मिरर करता है कि हम भी कुछ आइडियोलॉजीज में बिलीव नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें उसे करना पड़ता है, आस्किंग अ वेरी डीप क्वेश्चन दैट वी कैन नॉट इवन आंसर फॉर। तो इन दोनों मूवीज से हम ये समझ सकते हैं कि लोग पावर कैसे यूज करते, जिसे हम इन 4 कैटेगरीज में डाल सकते, और ये बात समझ सकते हैं कि हम कुछ लोगों की वैल्यूज कुछ लोगों से ज्यादा क्यों करते हैं। तो इसमें से फर्स्ट स्टेज आती है लेटेंट स्टेज, जहाँ पर कटप्पा फिट इन होता है, जहाँ पर लोग ऑस्ट्रिच इफेक्ट शो करते, एक इफेक्ट जहाँ लोग अनप्लेजेंट इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते और सिर्फ उन्हीं एडवाइस को सुनते जहाँ उनके बायसेस कंफर्म होते। जहाँ हम देखते हैं कि कटप्पा बाहुबली की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन फिर भी उसे मार दिया, क्योंकि उसके लिए प्लेजेंट इंफॉर्मेशन यही थी कि वो एक गुलाम है और उसे सिर्फ अपनी राज्य की सुननी होगी, और वो रेडिकल ओबिलियंस से उसे मार देता है। और आगे जाकर सेकंड स्टेज आती है रिएक्टिव स्टेज, जहाँ पर भल्लाल देव एग्जैक्टली फिट इन होता है। तो भल्लाल देव को समझने के लिए हमें लोकस ऑफ कंट्रोल समझना पड़ेगा। तो एक इंडिविजुअल किस हद तक आउटकम कंट्रोल कर सकता है, ये उसकी लोकस ऑफ कंट्रोल बताता है। मतलब अगर किसी का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल है, तो वो सब खुद पर ब्लेम ले लेगा कि मैं गलत था इसलिए मैं हार गया। लेकिन यहाँ पर भल्लाल देव का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, इसलिए वो कभी भी जीतता है या हार जाता है, वो सब कुछ एक्सटर्नल आउटकम्स पर थोप देता है। और उसका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, इसलिए उसे सब कुछ जीरो सम गेम लगता है। अगर वो जीत रहा है तो किसी को हारना होगा, और कोई जीत रहा है तो वो उसकी हार है, और उसका फ्रेजाइल ईगो ये हैंडल नहीं कर सकता कि बाहुबली किंग बन रहा है। तो हमारी नेक्स्ट स्टेज है रेजोल्यूशन स्टेज, जहाँ पर देवसेना बड़ी फिट होती है, जहाँ वो डिपेंडेंट है अपनी खुद की इंटरनल ग्राउंडिंग पर, जहाँ वो क्राउड से अपना अटेंशन लेकर अपने इंटरनल ट्रूथ पर आ जाती है। एक सिस्टम जहाँ सभी वुमेन्स को सॉर्ट ऑफ साइलेंट रहने के लिए ट्रीट किया जाता है, वो अपने इनर वॉइस को रिस्पेक्ट करती है और वैलिडेशन के लिए प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करती, बल्कि उन्हें सॉल्व करने के लिए करती है, जो कि उसे अलाउ करते इस 25 ईयर के प्रिजन सहने के लिए। आई मीन नॉट इन अ गुड वे कि शी डिजर्व्ड इट और समथिंग, लेकिन उसकी मेंटल हेल्थ रिलेटिवली अच्छी रहती है थ्रू आउट दिस 25 ईयर्स, क्योंकि उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। ये बात बताने के लिए कि वो रानी है, वो खुद में ही बिलीव करती है वो रानी है तो है। और यहाँ पर आती है हमारी फोर्थ और फाइनल स्टेज, जो कि है ऑथेंटिक स्टेज, जहाँ हमारा अमरेंद्र बाहुबली परफेक्टली फिट होता है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल किसी के वैलिडेशन के लिए काम नहीं कर रहा, लेकिन वो बहुत ही अपने कोर से काम कर रहा है, वो किसी के लिए एक्ट नहीं कर रहा, और इसीलिए उसका बिहेवियर थ्रू आउट मेनी इवेंट्स बड़ा कंसिस्टेंट होता है। और यही एक वन ऑफ द मेन रीजन है हम हारे हुए राजा की भी रिस्पेक्ट करते, क्योंकि भले ही दुनिया ने उससे उसका स्टेटस ले लिया, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो आज हम जिस सोशल स्केल में रहते, पहले हमारी ट्राइब्स बड़ी आइसोलेट प्राइमेट्स हुआ करती थी, और फिर हमारा इंस्टिंक्ट इंडिविजुअल से ग्रुप बेस्ड होने लगा। तो वहां पर हमें इवेल्युएट करना पड़ा कि किस पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते, और रिस्पेक्ट ये वाला सिग्नल बना कि किस पर ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि एक ट्राइब में सब शेयर्ड रिसोर्सेस यूज करते, और अगर ये किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ में चले गए तो उसका एक ग्रीडी इंस्टिंक्ट पूरा ट्राइब खत्म कर सकती थी। और ऑनर मेनी कल्चर में ये लॉन्ग टर्म कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बना रिस्पेक्ट करने के लिए, क्योंकि ऑनरेबल मैन एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग शो करता है रेदर देन शॉर्ट टर्म। लेकिन बात यहाँ पर आ जाती है कि तुम
तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? मोस्ट लोगों को लगता है कि रिस्पेक्ट से स्टेटस पावर शो होती है, लेकिन रियलिटी ये है कि जो लोग रिस्पेक्ट को चेज करते हैं वो बड़े इनसिक्योर लगते हैं। और यहाँ पर हार्श ट्रूथ ये है ना कि द मोर यू सीक द रिस्पेक्ट द लेस यू विल गेट इट, क्योंकि यू आर नॉट लैकिंग रिस्पेक्ट, आप रिकॉग्निशन लैक कर रहे हो, आप इसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो लेकिन उसका फीडबैक क्लोज नहीं है। ये मैं आपको ठीक से समझाता हूँ। तो ये स्टार्ट होता है आपके फैमिली, फ्रेंड्स और क्लोज सर्कल्स के साथ। तो वो आपकी मदद करते हैं आपका एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और इससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल क्रिएट होती है, जो कि वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करते तो उस कॉन्फिडेंस से लोग आप पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते, और इसी ट्रस्ट की वजह से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, और उसी से आपका कॉम्पिटेंस बिल्ड होता है, और उसी कॉम्पिटेंस से आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्रिएटिंग दिस इंटरेस्टिंग लूप। और अब आप अपनी यूनिक स्किल्स अपनी कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करने लगते हो, और सडनली अब आप एक रैंडम एनपीसी नहीं रहे, बल्कि एक वैल्यूएबल एसेट बन चुके हो अपने सोसाइटी के लिए, और ये आपकी सोशल स्टीम बिल्ड करती है, मेकिंग यू अ ऑनरेबल एंड रिस्पेक्टेड मैन इन द सोसाइटी। अब ये सब जानने के बाद तुम्हें ये लग रहा होगा कि इन सब में मैं कहाँ फिट होता हूँ। जैसे किसी जगह आपको कटप्पा जैसे फील होता होगा कि आपको सिर्फ ऑर्डर फॉलो करनी है और आपकी खुद की कोई चॉइस नहीं है, या फिर आपको किसी टाइम पर भल्लाल देव जैसा फील हुआ होगा कि आपको इनसिक्योर फील हुआ किसी से कंपेयर होकर, और फिर आपको लगा कि मैं इसे प्रूव करूंगा अपने पोजीशन से। और मुझे आपको बताना है ये कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि हमें ये कहानियां पसंद आती है, ना क्योंकि हम अमरेंद्र बाहुबली की तरह पैदा हुए हैं। हम भी एट द एंड ह्यूमन से, जो कि स्ट्रगल करते हैं अपने ईगो और प्रेशर टू फिट इन से। लेकिन द ब्यूटीफुल थिंग इज यू कैन चेंज, कि रिस्पेक्ट कोई आपकी डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर आपको पहुंचना है, लेकिन ये एवरीडे चॉइसेस है जो आप बनाते हैं। आपको किसी गोल्डन थ्रोन या बड़ी आर्मी की जरूरत नहीं है वर्दी फील करने के लिए। आप उसी दिन से राजा बन जाते हो जब से आप अपने हार्ट से कनेक्ट हो जाते हो और खुद से ही ऑथेंटिक रहना शुरू कर देते हो, जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म ऑनर बिल्ड करता है। द फैक्ट इज आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और अपने पावर डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करने की ट्राई कर रहे हो, जो आपको इस गेम में ऑलरेडी अहेड करता है भल्लाल देव से, क्योंकि उसके पास कभी सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, ना कि आप कटप्पा बन रहे हो जो कभी चेंजेस में बिलीव ही नहीं करता था। और इस वीडियो में मैंने तुम्हें इनफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है तुम्हारा लूप स्टार्ट करने के लिए। तो अगर से आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो भी पसंद आएगा, जहां हम बात करने वाले हैं कि हम क्यों एम्पैथेटिक फील करते हैं रहमान डकैत टाइप कैरेक्टर्स के लिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।